नमस्ते दोस्तों, बातें किताबों की चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख बेहतरीन दलित आत्मकथा मुर्धैया के बारे में अपनी राय रखूंगी। आधुनिक हिंदी संवेदना के विस्तार में दलित आत्मकथाओं का अपना ही एक अनोखा योगदान रहा है। इस योगदान में प्रसिद्ध दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा मुर्धैया का भी स्थान कुछ कम नहीं है। दोस्तों, इसका प्रथम पुस्तकालय संस्करण राजकमल प्रकाशन द्वारा 2010 ईस्वी में हुआ। तुलसीराम जी की आत्मकथा दो खंडों में विभाजित है। पहली है मुर्धैया, दूसरी है मणिकर्णिका। और आज मैं मेरे द्वारा पढ़ी गई मुर्धैया आत्मकथा की समीक्षा आपके सम्मुख करूंगी। मुर्धैया शीर्षक का अर्थ होता है जहाँ पर मुर्दे जलाए या फिर दफनाए जाते हों, लेकिन लेखक इसका परिचय इस प्रकार देते हैं। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़नी हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। लेखक के हिसाब से दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। साथ ही लेखक बताते हैं कि मुर्दैया सही मायनों में दलित बस्ती की जिंदगी थी। तुलसीराम जी ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया को कुल 7 उपशीर्षकों में बांटा है। पहला है भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्धैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्धैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ में फाका कशी। जैसा कि दोस्तों, आत्मकथा का प्रथम उपशीर्षक का नाम ही भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि रखा है। इसकी शुरुआत में ही लेखक बताते हैं कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। दलित बस्ती में पढ़ा लिखा कोई नहीं था। आप लोगों को यह आत्मकथा पढ़ते वक्त केवल और केवल अंधविश्वास के किस्से बहुत ही अधिकतर सुनने को मिलेंगे। लेखक के पिताजी के अनुसार उनके दादाजी को भूतों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। इसी कारण से लेखक का परिवार और भी अंधविश्वासी हो गया था। लेखक को बचपन में ही चेचक की बीमारी हो गई थी। उस बीमारी के कारण उन्हें अपनी आँख खोने पड़ी, यानी सही इलाज ना मिलने के कारण वो अपनी एक आँख खो देते हैं और ज़िंदगी भर के लिए लोगों और अपने परिवार द्वारा ही कनुआ कहलाने लगते हैं। लेखक के दादाजी का नाम जूटन तथा दादी का नाम मुसड़िया था। वो 100 साल तक जिंदा रही थी। इसी कारण गांव में यह अफवाह उड़ी थी कि दादी ने कौवों का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं। लेखक के पिताजी का नाम तेरसी और माताजी का नाम दीर्जा था। लेखक के पिताजी कितने भी बड़े जल स्रोत में मछलियां मारना जानते थे, इसीलिए वो अपने दलित गांव या फिर दलित बस्ती में मच्छर मरवा के रूप में प्रसिद्ध थे। मंदिर के एक महंत यानी साधु बाबा द्वारा लेखक का नाम तुलसीराम रखा गया था। 3 साल के उम्र में लेखक महामारी चेचक का शिकार हो जाते हैं और अंधविश्वास के चलते उनका इलाज ओझाओं द्वारा हो जाता है। इसी कारण उनको अपनी दाईं आंख खोनी पड़ी। गांव में इसी कारण वो कनवा कहलाने लगते हैं और गांव में कनवा होना भी एक प्रकार से महान अपशकुन के रूप में माना जाता था। लेखक के पिताजी अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनका संयुक्त परिवार होने के कारण एक ही घर में लगभग 25 लोग एक साथ रहते थे। लेखक के दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूरी करते थे। लेखक के पिताजी भी ब्राह्मणों की ज़मीन पर हरवाही का कार्य करते थे, यानी हल चलाने का काम करते थे।
लेखक के पिता के अन्य भाई हरवाही नहीं करते थे क्योंकि उनके बड़े बड़े बेटे थे जो कलकत्ता के मिलों में, कई कोयला खदानों में काम करते थे। धर्मांध होने के कारण यानी अंधविश्वास के चलते लेखक के पिताजी मानते थे कि हरवाही छोड़ूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लेखक के पिताजी के सबसे बड़े भाई का नाम सोमर था। वे 12 गांव के चमारों के चौधरी थे। तो उस समय 12 गांव होता था, यानी चमारों का 12 गांव होता था। उसमें उन गांव में एक व्यक्ति को चौधरी के रूप में चुना जाता था। लेखक के जो बड़े ताऊ जी हैं यानी सोमर, वो चौधरी के रूप में चुने गए थे। और उस समय चौधरी होने से किसी भी तरीके से आर्थिक तंगी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। चौधरी गांव के मामले हो या फिर आपसी झगड़े हो, उनको वही निपटाते थे और बड़े ही विचित्र ढंग से कई झगड़ों को या फिर किसी तरीके के मामलों को निपटाया जाता था। चौधरी द्वारा खास करके 2 मामलों को विचित्र ढंग से निपटाया जाता था। पहला है किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होना या फिर विवाह से पहले गर्भवती होना। दूसरा है कि चमार द्वारा मरे हुए पशु का मांस खाना। ऐसे संदर्भ में उसके परिवार, चाहे युवती का परिवार हो या फिर जिसने पशु का मांस खाया है, उसके परिवार को गांव के चौधरी के सम्मुख लाया जाता था और उसे पूरे गांव के सम्मुख कुजाति का घोषित किया जाता था और उसके साथ हुक्का पानी सब बंद कर दिया जाता था। उसे गांव से बहिष्कार कर दिया जाता था। अगर वह परिवार वापस अपने बिरादरी में आना चाहता है तो पूरे ग्राम को, उस परिवार को सुअर का भात खिलाना पड़ता था। ऐसे अजीबो गरीबो प्रथा इस आत्मकथा में आपको देखने को मिल सकती है। लेखक के पिता के दूसरे भाई का नाम मुनेसर तथा तीसरे भाई का नाम नग्गर था। ये दोनों ही शिवनारायण पंत के धर्मगुरु थे। मुनेसर चाचा कलकत्ता के जूट मिल में काम करते थे। शिवनारायण पंथी का मृत्यु हो जाने पर उन्हें हिंदुओं की तरह जलाया नहीं जाता था बल्कि दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में यूं ही बहा दिया जाता था। लेखक के तीसरे नंबर के चाचा यानी नग्गर चाचा, वो बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब भी उन्हें गुस्सा आता था सबसे पहले उसका शिकार लेखक होते थे। लेखक के पिता के चौथे बड़े भाई, उनका नाम था मुन्नर। ये समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। इनके घर में भूत पिशाच पर अधिक विश्वास होता था। साथ ही लेखक की दादी चमरिया माई की भक्त थी। अपने स्कूली जीवन के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं, उनको स्कूल भेजना भी एक प्रकार से उनके परिवार की मजबूरी थी। स्वयं लेखक कहते हैं कि हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता के खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे और वे दलितों की चिट्ठियाँ पढ़ने में आनाकानी करते थे। इस व्यवहार से ऊबकर घरवालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। लेखक को स्कूल भेजने से पहले गांव के मशहूर ज्योतिषी अमिका पांडे नामक ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त पूछा गया। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की शुभ मुहूर्त बताने में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी पुस्तक यानी पत्रा देखकर स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। हिंदू रीति के अनुसार आषाढ़ का महीना था। स्कूल पहुंचने पर मुंशी राम सूरतलाल यानी वहाँ के अध्यापक मुंशी राम सूरतलाल ने लेखक के पिताजी से लेखक की जन्म तिथि के बारे में पूछा तो लेखक के पिताजी ने बताया कि 4-5 साल पहले बरसात में इसका जन्म हुआ। मुंशी जी ने बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 लिखा और ये लेखक की हमेशा हमेशा के लिए डेट ऑफ बर्थ बन गई यानी जन्म तारीख बन गई। स्कूल में अस्पृश्यता भरा माहौल था
किस प्रकार अध्यापक मुंशीराम सूरतलाल चमरकिट कहकर जाति आधारित गाली दिया करते थे। ऐसे माहौल में तो बालक तुलसी का मन पढ़ने में नहीं लगता है। उसी स्कूल के हेडमास्टर परशुराम सिंह और सवर्ण सहपाठी संकटा सिंह लेखक को पढ़ने में काफ़ी प्रोत्साहन भी करते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी तुलसीराम जी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका जिद और अटूट विश्वास ही उन्हें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में मदद करता है। शिक्षा की राह पर आगे बढ़ने के लिए उनके स्कूल के हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह कई बार मदद करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो जाति से ऊंचा उठकर शिक्षा के बारे में सोचते हैं, शिक्षा को स्थान देते हैं अपने जीवन में। ऐसे आशा किरण के रूप में सुग्रीव सिंह दिखाई देते हैं। तुलसीराम 10वीं का इम्तिहान में प्रथम श्रेणी में पास होते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए DAV कॉलेज में दाखिला लेते हैं। वहाँ पर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कॉलेज भी राजनीति के शिकार से मुक्त नहीं रहता। अंबेडकर छात्रावास के मेस में खाना बंद होना, उधारी में दुक्कू पकौड़ी वाले की मदद मिलना, ऐसे कई किस्से इस आत्मकथा में मौजूद हैं। आगे उन्हें 162 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलते हैं। उसमें से 81 रुपये दोस्त द्वारा लूट लेना, जहां मानवीय मूल्यों पर पैसा हावी होने जैसा दिखाई देता है। मुर्दैया में केवल दलितों की वेदना ही नहीं, तुलसीराम जी का गांव जो धर्मपुर आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, वहां का लोक जीवन का वर्णन है। गांव के हर किसी कोने में घटने वाली लगभग सभी घटनाओं का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। दलितों और पिछड़े वर्गों द्वारा बनाई गई संस्कृति है और उसके रक्षक स्वयं दलित ही दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से मुर्दैया के भीतर पूरा भारतीय समाज है और उस समय के लोगों का संघर्ष भी है, और कहीं ना कहीं संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी के रूप में दिखाई देता है। और क्यों ना हो, लेखक इसमें सफल हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ये रही मेरे द्वारा मुर्दैया आत्मकथा की समीक्षा। अगले वीडियो लेकर फिर से मौजूद होती हूँ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलेंगे फिर अगली बार। थैंक यू।